गुड इवनिंग क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर क्लासेस में। और मैं उज्जवल गुप्ता आपके साथ जुड़ चुका हूं एक नए प्रैक्टिस सेशन को लेकर, जिसमें हम एनटीपीसी के 40 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्योंकि आरपीएफ का जो पेपर है आपका हो चुका है और आरपीएफ में आपके 50 क्वेश्चंस आए थे और एनटीपीसी में जो सीबीटी 1 है, सीबीटी 1 में 40 क्वेश्चंस रहेंगे। और जो हम प्रैक्टिस सेट का अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट में आप देख रहे होंगे हम तो 40 में से हम 33 प्लस या 34 प्लस हम क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके 5 या जो 6 क्वेश्चन है वो कुछ आपके फैक्ट पर आधारित है, तो उनको भी हम धीरे धीरे क्या कर लेंगे, आपका कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे आप जल्दी से जुड़ जाएंगे, लाइव क्लास में जुड़ेंगे। फिर हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जल्दी से जुड़ेंगे सभी बच्चे। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं पहली क्लास को। पहला क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, जनरल स्टडी पीवाईक्यू। क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, योही सासाकावा को डैश के उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के सम्मानित किया गया था। योही सासाकावा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूं अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार, कौन सा अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था? 1995 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1995 में स्टार्ट हुआ था। और गांधी जी की 125वीं जयंती पर, गांधी जी की 125वीं जयंती पर यह स्टार्ट हुआ था। और किस पे? आपका जो योही सासाकावा है कि उन्मूलन, किस उन्मूलन के क्षेत्र में? कुष्ठ रोग के, किसमें? कुष्ठ रोग के उन्मूलन के क्षेत्र में क्या किया गया था आपका? इनको 2018 में अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। 2020 में दिया गया था। बंगबंधु कहे जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनको ये दिया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से सभी बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 2, 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करना है। 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 आपका किसी तरह आपका संगत है, मतलब 3 एक जैसे हैं और एक बिल्कुल क्या है, अलग है। तो आपको यह बताना है वो कौन सा अलग है, असंगत का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर है 2, जल्दी से बताएंगे। असंगत का चयन करना है। जल्दी से बताएं। असंगत का टाइटेनियम, गैलियम, टिन या अमलगम। तो देखो, टाइटेनियम हुआ, गैलियम हुआ या टिन हुआ, और ये तीनों क्या? ये तीनों होते हैं रासायनिक तत्व। ये तीनों क्या है? ये तीनों है रासायनिक तत्व। और जबकि अमलगम क्या है? अमलगम एक एलिगेशन है, मिश्रण है। क्या है अमलगम? क्या है अमलगम? क्या है? मिश्रण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? भारत के कौन से राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? ए असम, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल। बताएंगे जल्दी से। किस राज्य को कामरूप के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में? भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? तो किस राज्य को? आपका वो राज्य आपका असम। कौन सा है आपका? असम। नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। नॉर्थ ईस्ट क्या है? आपके स्टेट है। उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य को जाना जाता था असम, जिसकी जो कैपिटल होती है वो होती है दिसपुर। क्या होती है आपकी? कैपिटल दिसपुर। असम की अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट में आपका यहां से, ठीक है, ये पूरा जो हो जाता है आपका, ये राज्य जो हो जाता है आपका, ये राज्य हो जाता है असम। कौन सा हो जाएगा आपका? असम।
ठीक है, यहाँ जो पड़ता है वो आपका असम पड़ता है। तो असम को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? कामरूप के नाम से जाना जाता था। एक असम में एक मंदिर भी पड़ता, कामाख्या देवी का मंदिर। कामाख्या देवी का मंदिर कहां पर है? असम में ही है। ठीक है, राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या डी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? बताएं जल्दी से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड? बताएं। क्षारीय विलयन जिसमें क्या होती है? OH की क्या होती है? अधिकता ज्यादा होती है हाइड्रोजन की तुलना में। और अम्ल में क्या होता है आपका? हाइड्रोजन आयनों की अधिकता ज्यादा होती है। इसमें OH आयनों की अधिकता ज्यादा है क्षारीय में, और जबकि अम्ल में क्या होती है? H आयनों की अधिकता क्या होती है आपकी? ज्यादा होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड? इसमें कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? बताएं जल्दी से। कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? ठीक है, जल्दी से बताएं। तो कौन सा नहीं है आपका? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा नहीं है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें अम्ल एवं क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं। क्या? अम्ल एवं क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं। क्या होता है आपका? अम्ल एवं क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? असत्य, सॉरी, दो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, दो ही आप पढ़ेंगे। ठीक है। ए पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तकाएं पाई जाती हैं। बी पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है। प्लांट सेल हैव स्मॉलर वैक्यूल्स देन दोज ऑफ एनिमल सेल्स, या प्लांट सेल्स आर जनरली लार्जर देन एनिमल सेल्स। पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तकाएं पाई जाती हैं। बी पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से क्या होती हैं? आपकी बड़ी होती हैं। कौन सा कथन आपका असत्य है? तो ये आपको साफ दिख रहा है, पादप कोशिकाओं में जंतु तुलना में क्या होती है? आपकी छोटी रिक्तकाएं नहीं पाई जाती हैं। ये क्या हो जाएगा आपका? ये क्या हो जाएगा आपका? ये गलत है। कैसी रिक्तकाएं पाई जाती हैं? उनमें जो रिक्तकाएं पाई जाती हैं वो कैसी होती है आपकी? आकार में पादप कोशिका जंतु कोशिका से क्या बड़ी होती हैं? आकार में पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती हैं। जंतु कोशिका से क्या होती है आपकी? बड़ी होती हैं। क्या होती है आपकी? पादप कोशिका जंतु कोशिका से क्या होती है आपकी? बड़ी होती है। तो कौन सा कथन असत्य आपका? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। क्या होगा आपका? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 6, कुल मिलाकर सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? कुल मिलाकर सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ए जावेद अख्तर, बी शबाना आजमी, सी अजय देवगन, या डी सत्यजीत रे? कुल मिलाकर सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? जावेद अख्तर, शबाना आजमी, अजय देवगन या सत्यजीत रे? किसके नाम है? बताएंगे जल्दी से। सत्यजीत रे को कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं? भारत रत्न मिल चुका है। कौन सा मिल चुका है आपका? भारत रत्न। भारत रत्न के अलावा आपका पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है, रमन मैग्सेसे भी मिल चुका है आपका। रमन मैग्सेसे, ये सारे अवार्ड किसको मिल चुके हैं? ये सारे अवार्ड जो मिल चुके हैं वो सत्यजीत रे को मिल चुके हैं। कब कब मिले हैं ये भी आप नोट करेंगे। भारत रत्न जो मिला था, इसे मिला था भारत रत्न, आपको मिला था 1992। 1992। पद्मश्री मिला था 1958। पद्म देखो, भारत रत्न कब मिला था? भारत रत्न मिला था 1992। पद्मश्री मिला था 1958 में। पद्म भूषण मिला था 1965 में। पद्म भूषण कब मिला था? 1965 में। पद्म विभूषण कब मिला था? 1976 में। रमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे हम एशिया का नोबल भी बोलते हैं, 1967 में। कब? 1967 में।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुल मिलाकर सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? सत्यजीत रे के नाम। किसके नाम है? सत्यजीत रे के नाम। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, जिसे पृथ्वी का चचेरी बहन माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 के रूप में जाना जाता है। किसको पृथ्वी की चचेरी बहन माना जाता है और इसे 2.0 के नाम से जाना जाता है? एक ये क्या है आपका? एक्सोप्लेनेट है, जो सौर मंडल के बाहर क्या है आपके? एक्सोप्लेनेट है। क्या है ये? एक्सोप्लेनेट लिखा भी हुआ है उसमें आपका। उस एक्सोप्लेनेट का नाम बताइए जिसे पृथ्वी की चचेरी बहन के नाम से जाना जाता है, जिसे पृथ्वी 2.0 के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? पृथ्वी की बहन कहते हैं आपके शुक्र ग्रह को। किसके बोलते हैं? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताएंगे उस एक्सोप्लेनेट का नाम बताना है जिसे पृथ्वी की चचेरी बहन माना जाता है और उसे पृथ्वी 2.0 के नाम से भी जाना जाता है। बताएं तो कौन सा है वो एक्सोप्लेनेट? वो है केपलर 452b। कौन सा है आपका? 452b। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। किस देश ने हैक प्रूफ संचार स्थापित करने के लिए विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह प्रक्षेपित किया था? किस देश ने हैक प्रूफ संचार स्थापित करने के लिए विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह प्रक्षेपित किया था? ए चीन, बी भारत, सी जापान या डी यूएसए? कौन से देश ने किया था? बताएं जल्दी से। कौन से देश ने विश्व का पहला क्वांटम प्रक्षेपित किया था? चीन ने। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा पीएसयू और उनकी स्थापना के संदर्भ में सही नहीं है? एक तरफ आपको पब्लिक सेक्टर यूनिट दे रखी है और एक तरफ आपकी ये हो गई कंपनी, और ये क्या हो गई आपकी? स्थापना। ये क्या हो जाएगी? स्थापना। निम्नलिखित में से कौन सा पीयूएसयू और उनकी स्थापना के संदर्भ में सही नहीं है? ए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1995, बालमेर लेवरेज कोऑपरेटिव लिमिटेड इन 1967, दामोदर घाटी निगम 1958, तेल और प्राकृतिक गैस ओएनजीसी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1956 में। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। बताएं जल्दी से, जल्दी से बताएं। जल्दी से बताएं कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, तो कौन सा सही नहीं है आपका? क्वेश्चन नंबर 9 का देखें तो सी सही नहीं है, क्योंकि दामोदर नदी घाटी परियोजना जो आई थी आपकी, वो आपकी आई थी आपकी 1948 में। कब आई थी? 1948 में। अमेरिका की यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना, यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। और इसके दामोदर नदी घाटी पर कितने बांध बनाए गए थे? दामोदर नदी घाटी पर किसके मतलब 8 बांध बनाए गए थे। 8 सहायक बांध, 8 सहायक बांध बनाए गए थे। दामोदर नदी को क्या बोलते हैं? पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है, वेस्ट बंगाल का शोक। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? कौन से आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी बारदौली सत्याग्रह, सी खेड़ा सत्याग्रह या डी निष्क्रिय प्रतिरोध अभियान 1906? किसका नहीं किया था? बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह में क्या हुआ था आपका? इसमें जो सरदार पटेल ने क्या किया था आपका? नेतृत्व किया था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहीं से उपाधि मिली थी। सरदार पटेल जो सरदार की उपाधि मिली थी वो कहां से मिली थी? वो बारदौली महिला की तरफ से मिलती थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में कहां से स्टार्ट हुआ था? बंबई के ग्वालियर टैंक से।
बंबई के ग्वालियर टैंक से क्या हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको बांध दे रखे हैं और एक तरफ आपको राज्य दे रखे हैं, उनमें से आपको कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ए स्टेलनी जलाशय तमिलनाडु, गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश, शांति सागर केरल, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश। कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, बांध तो आपने पढ़े ही होंगे, बताएं जल्दी से, जल्दी से बताएं। बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है आपका, शांति सागर। कौन सा सुमेलित नहीं है आपके, शांति सागर सुमेलित नहीं है। शांति सागर पड़ता है, कहां पड़ता है, शांति सागर जो पड़ता है वो कर्नाटक में पड़ता है। कहां पड़ता है, कर्नाटक में। कहां पड़ेगा, कर्नाटक में पड़ेगा। भारत का सबसे बड़ा बांध, भाकड़ल नागा डैम। ठीक है, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। कौन सी नदी पर, महानदी पर। राइट आंसर सी। कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी कर रहा है। कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी नहीं करेगा, क्योंकि 3 देशों में आयोजन हो रहा है, इस बात को याद रखना। फेडरेशनल, मैं इसकी फुल फॉर्म बताऊं, फीफा की फेडरेशन, फेडरेशन टी इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। 1904 में क्या हुई थी स्थापना। ज्यूरिक में क्या है, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ज्यूरिक में क्या है इसका मुख्यालय। तो कौन सा देश 2026 में मेजबानी नहीं करेगा, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको या ब्राजील। बताएं कौन सा देश नहीं करेगा। 2022 का तो कतर में हुआ था। दो हजार बाईस का कहां पे हुआ था, कतर। 2026 का 3 देशों में होगा, कनाडा में, यूएसए में और मैक्सिको में, इन 2026 का होगा। जबकि जो ब्राजील है, ब्राजील का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश नहीं कर रहा है आपका, ब्राजील नहीं कर रहा है। कौन सा नहीं कर रहा है, ब्राजील। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था। किसका निर्माण शाहजहां के द्वारा नहीं करवाया गया था, बताएं जल्दी से। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां के द्वारा नहीं करवाया गया था, बताएं। ए शालीमार बाग, बी लाल किला, सी बुलंद दरवाजा, डी आपका जामा मस्जिद। किसका निर्माण शाहजहां के द्वारा नहीं करवाया गया था, बताएं। किसका निर्माण शाहजहां के द्वारा नहीं करवाया गया था। तो किसका निर्माण नहीं करवाया गया था आपका, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर, अकबर ने, अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। राइट आंसर सी। चीन किस शहर में अपने स्वयं के कृत्रिम चंद्रमा का प्रक्षेपण करने की योजना बना रहा है। कौन से शहर में अपने स्वयं के कृत्रिम चंद्रमा का प्रक्षेपण करने की योजना बना रहा है। संगई, चेंगडू, बीजिंग या तियानजिन। कौन से शहर में, बताएं जल्दी से। कौन से शहर में अपने स्वयं के कृत्रिम चंद्रमा का प्रक्षेपण करने की योजना बना रहा है। स्ट्रीट लाइट को हटाने और देश के शहरी क्षेत्रों में बिजली की लागत कम करने के लिए कृत्रिम चंद्रमा बना रहा है ये आपका, बताएं कौन सा होगा। तो
कौन सा होगा आपका चेंगदू, क्योंकि चंद्रमा का जब प्रकाश आएगा तो स्ट्रीट लाइट का खर्चा क्या होगा आपका कम, और बाजार जो आपका लाइट है भी, बिजली की खपत भी क्या होगी आपकी कम होगी। स्ट्रीट लाइट क्या लगानी पड़ेगी आपको, उसको कम लगानी पड़ेगी बिजली की, जिससे खपत क्या होगी आपकी। राइट आंसर बी। इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंधयुक्त हो पीले रंग की गैस के रूप में होता है। इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंधयुक्त हो पीले रंग की गैस के रूप में होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, बी क्लोरीन, सी आयोडीन या डी हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन सा कमरे के ताप पर होता है आपका एक अभिलाक्षणिक गंधयुक्त पीले रंग की गैस के रूप में होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, आयोडीन या हाइड्रोजन सल्फाइड। तो कौन सा होता है आपका, वो जो होता है वो होता है आपका क्लोरीन। कौन सा होता है क्लोरीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। तीव्र गंध आती है, सामान्य वायु से लगभग 2.5 गुना भारी होती है ये। फनी एक प्रकार का क्या है, ध्रुवीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, मध्य चक्रवात या अध्रुवीय चक्रवात। फनी एक प्रकार का क्या है, ज्यादातर जो जो चक्रवात होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे चक्रवात जो तूफान वगैरह लाते हैं उनको हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। क्या बोलते हैं हम आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये चक्रवात सबसे ज्यादा, अगर कोई भी चक्रवात नुकसान लेकर आ रहा है तो आप डायरेक्टली समझ लो क्या है आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इसके लिए एक दशा जरूरी है कि जो समुद्र के जल का जो सतही तापमान है वो 27 डिग्री सेल्सियस से क्या होना चाहिए आपका अधिक होना चाहिए। आपके मेन 2 प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और बी शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। जो सबसे ज्यादा नुकसानदायक जो होते हैं वो आपके वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। कभी भी शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात आपके नुकसानदायक नहीं होंगे। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो आपके चक्रवात आते हैं इनको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। ए मेसोपोटामिया, बी मोहनजोदाड़ो, सी बालाकोट या डी हड़प्पा। बताएं जल्दी से, कौन से शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। मेसोपोटामिया, मोहनजोदड़ो, बालाकोट या हड़प्पा। तो कौन सा है आपका, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता था मृतकों का टीला। खोज किसने की थी आपकी, इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने, आर.डी. बनर्जी ने। और यहीं से एक विशाल स्नानागार मिला है, विशाल स्नानागार 1922 में। और हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है। ए भारतीय क्षेत्र को चीन से सुरक्षित करना, बी घरेलू कार्गो एवं एक्जिम कार्गो की लॉजिस्टिक लागत को कम करना, भारतीय द्वीपों को विकसित करना, गैस और तेल निष्कर्षण हेतु उपकरण स्थापित करना। सागरमाला परियोजना बताएंगे जल्दी से, किससे संबंधित सागरमाला परियोजना, सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है। तो सागरमाला परियोजना घरेलू कार्गो एवं एक्जिम कार्गो की लॉजिस्टिक लागत को क्या करना आपका कम करना, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा क्या है आपका कम आए। बड़े बड़े सड़क बना रही है, बड़े बड़े एक्सप्रेस बना रही है, बड़े बड़े हाईवे बना रही है, वो किस लिए बना रही है, इसी कारण बना रही है। तो सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है, ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार के लेखे अकाउंट्स 3 भागों में तैयार किए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इन तीनों में एक नहीं है। भारत सरकार के लेखे 3 भागों में तैयार किए जाते हैं। कंसोलिडेटेड फंड को हम संचित निधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम आपका संचित निधि। भारत सरकार के लेख 3 भागों में तैयार किए जाते हैं, उन 3 में से निम्नलिखित में से कौन सा 3 में से एक नहीं है। समेकित निधि, सहकारी निधि, लोकलेखा निधि या आकस्मिकता निधि। बताएं। तो भारत सरकार के लेखे 3 भागों में तैयार किए जाते हैं, तो कौन सा नहीं है आपका, मतलब 3 निधि होती है। समेकित निधि जिसको हम बोलते हैं संचित निधि, भारत सरकार का जितना भी पैसा है वो किसमें जमा होता है, संचित निधि में।
लोक लेखा निधि में आपका सेस का पैसा जो जमा होता है वो किस में होता है? आपका लोक लेखा निधि में। और आकस्मिक निधि में अचानक जरूरत पड़ने पर। अचानक जरूरत पड़ने पर कौन सी निधि का प्रयोग की जाती है? बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहकारी निधि। निम्नलिखित में से कौन सा सिक्कों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है? सिक्कों के 5 तख्तों की सूची। कौन सा सिक्कों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है? ये क्वेश्चन आपका देखो पहले भी एक बार आ चुका है आपका। कौन सा सिक्कों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है? 5 तख्ते हैं, मैंने वो 5 तख्ते बताए थे आपको। देखो पहला है आपका अकाल तख्त, एक और बार बता दे रहा हूं, पहला है आपका अकाल तख्त। कौन सा है? अकाल तख्त। दूसरा है दमदमा साहेब। तीसरा है आपका केसवगढ़ साहेब। तीसरा कौन सा है आपका? केसवगढ़ साहेब। देखो पहला है अकाल तख्त, दूसरा है दमदमा साहेब, तीसरा है केसवगढ़ साहेब। पटना साहेब। और पांचवा है आपका हुजूर साहेब। तो बताओ इनमें से आपका कौन कौन सा 5 तख्तों में शामिल नहीं है? सिक्कों के 5 तख्तों में कौन सा शामिल नहीं है? देखो तो पहले में आपको दे रहा है आपका पटना साहिब, तो पटना साहिब है। बी दमदमा साहिब, तलवंडी साहिब बठिंडा, श्री रकामजब साहिब नई दिल्ली, केशवगढ़ साहिब आनंदपुर। तो बताएं कौन सा नहीं है आपको? तो कौन सा नहीं है आपका? श्री रकाबगंज साहिब नई दिल्ली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तीन गैस मुख्यतः डैश का मिश्रण होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन का, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर का। तीन गैस मुख्यतः किसका मिश्रण होती है? बताएं जल्दी से। तीन गैस मुख्यतः किसका मिश्रण होती है? तीन गैस का प्रयोग किसमें किया जाता है? बिजली के उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है। उर्वरकों में इसका प्रयोग किया जाता है। फर्टिलाइजर्स होते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। क्या होगा? सिनगैस किसका मिश्रण होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कैग जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2, 3, 4। 4, 3, 5, 6। कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? 4 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, या 6 वर्ष का होता है? बताएं। कैग की मैं बात करूं तो 148 से लेकर 151। कौन सा आर्टिकल होता है? 148 से लेकर 151 कैग। नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति। जितने भी भारत सरकार के अकाउंट वगैरह की जानकारी कौन लेता है? आपका यही चेक करता है। तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का? आपका 6 वर्ष का। 148 से 151 और भाग 5 में इसकी क्या की गई है? आपकी पूर्ण जानकारी दी गई है। भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? कौन से राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? बताएं जल्दी से। कौन से राज्य को भारत की लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताएं। तो कौन से राज्य को जाना जाता है आपका? वो नॉर्थ ईस्ट का एक प्रसिद्ध राज्य आपका मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम को क्या किया था आपका? मिजोरम जिसकी कैपिटल क्या होती है? जिसकी कैपिटल होती है आइजोल। मिजोरम की कैपिटल क्या होती है? आइजोल। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय क्रिकेटर कौन है? आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय क्रिकेटर कौन है? ए राहुल द्रविड़, बी सचिन तेंदुलकर, सी कपिल देव, या डी सौरव गांगुली। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय कौन है? राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, या सौरव गांगुली। तो कौन है आपके? उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। कौन है? सचिन तेंदुलकर। मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है इन्हें।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, PMAIY अर्बन को सब्सिडी चैनलाइज करने के लिए इनमें से कौन सी केंद्रीय एजेंसी को चुना गया था? प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी को चैनलाइज करने के लिए किस केंद्रीय एजेंसी को चुना गया था? किस केंद्रीय एजेंसी को चुना गया था? प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी को चैनलाइज करने के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी को चुना गया था? तो कौन सी केंद्रीय एजेंसी को चुना गया था आपका? NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। कौन सी? नेशनल हाउसिंग बैंक। नाबार्ड की स्थापना 1982। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, नेशनल, कई बार पूछी गई है, बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। भारत की धान में फसल में पाए जाने वाला प्रथम खरपतवार कौन सा है? भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है? बताएं जल्दी से। ए पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, बी एकिनोक्लोआ क्रुसगेली बार्नियार्ड ग्रास बोलते हैं जैसे, फ्लोरिस माइनर जिसे स्मॉल कैंड्री ग्रास बोलते हैं, या एलिमस रैम्पस। बताएं जल्दी से। धान की फसल में पाए जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है? तो धान की फसल में पाए जाने वाला कौन सा है? एकिनोक्लोआ क्रुसगेली, जैसे बार्नियार्ड ग्रास बोलते हैं। मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? कैलोरी, अर्ग, ओम या जूल? जल्दी से बताएं। जल्दी से बताएं। जल्दी से बताएं। तो मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकता के मापन हेतु कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? सिंपल सा है, कैलोरी का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र के बॉस के बारे में संबंधित नहीं है? कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे से संबंधित नहीं है? ए उन्हें निर्वासित करके मांडले भेजा गया था, उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, वह संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन 1921 में भाग लिया था। बताएंगे कौन सा कथन संबंधित नहीं है? तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य कहाँ थे? इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य भीमराव अंबेडकर, बस ये सुभाष चंद्र बोस नहीं थे आपके। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक में किसके कार्यों का वर्णन किया गया है? चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक में किसके कार्यों का वर्णन किया गया है? जल्दी से बताएं। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक में किसके कार्यों का वर्णन किया गया है? तो चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक में किसके कार्यों का वर्णन किया गया? आपका राजीव गांधी। कौन से कार्यों का वर्णन किया गया है? राजीव गांधी के कार्यों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिन के भीतर लोकसभा में लौटा सकती है? कितने दिन में लौटा सकती है? धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है कि ये धन विधेयक होगा या नहीं होगा। लोकसभा के बाद कहां जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा इसमें केवल क्या कर सकती है? सलाह दे सकती है। ठीक है, संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, और 14 दिन के अंदर नहीं पारित करती है तो उसे क्या माना जाता है? आपका पारित माना जाता है। राइट आंसर ए। कंप्यूटर और नेटवर्क के संदर्भ में वैन का पूरा रूप क्या है? कंप्यूटर और नेटवर्क के संबंध में WAN का पूर्ण रूप क्या है?
कंप्यूटर और नेटवर्क के संबंध में लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है आपका? वाइड एरिया नेटवर्क। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ग्रीन नोबल पुरस्कार विजेता नहीं है? कौन सा गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार के विजेता नहीं है? बताएं जल्दी से। कौन सा गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार के विजेता नहीं है? कौन से नहीं है आपके? वंदना सिवा। कौन सी नहीं है? वंदना सिवा आपका गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार की विजेता नहीं है। ठीक है। सिंधु और जास्कर नदी का संगम होता है। सिंधु और जास्कर नदी का संगम कहां पर होता है? पंचनद, विजयपुरा, कटिहार या लद्दाख? सिंधु और जास्कर नदी का संगम कहां पर होता है? बताएं जल्दी से। तो सिंधु और जास्कर नदी का संगम कहां पर होता है? लद्दाख में। कहां पर होता है? लद्दाख। देखिए आपने ऊपर की स्थिति देखें तो यहां से निकलती सिंधु नदी, एक पर्वत श्रेणी है लद्दाख श्रेणी, उसको काटती है, फिर ऐसे करके लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है। ठीक है, और ऐसे करके ये जास्कर मिल जाती है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सिंधु नदी कहां से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से। संयुक्त राष्ट्र दिवस कॉन्सर्ट 2020 का विषय क्या था? संयुक्त राष्ट्र दिवस कॉन्सर्ट 2020 का विषय, अच्छा सभी के लिए। अच्छा इसको देखते हैं, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन नहीं दे रखे, दो ऑप्शन का आपके गायब है, सी और डी। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं क्वेश्चन को। हिमाचल प्रदेश का संस्थापक किसे माना जाता है? हिमाचल प्रदेश का संस्थापक किसे माना जाता है? बाबा काशीराम, वीरभद्र सिंह, राजकुमारी अमृत कौर या डॉक्टर यशवंत सिंह परमार? बताएं जल्दी से। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे थे ये। हिमाचल प्रदेश का संस्थापक किसे माना जाता है? इन्हें हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का भी दर्जा प्राप्त है। तो हिमाचल प्रदेश के जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है आपका? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, फर्स्ट सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को प्रबंधित करने के लिए प्रयुक्त एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को प्रबंधित करने के लिए प्रयुक्त एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैकनिटोस, लिनक्स या एप्पल? कौन सा है? बताएं जल्दी से। तो कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को प्रबंध करने के लिए? वो है लिनक्स। कौन सा है? लिनक्स। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? देखो दो ही ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन आप बता सकते हो क्या है, आप डायरेक्ट बताना चाहो तो। कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो एक चीज जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। संविधान में आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये कहां से ली गई है आपकी? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये कहां से प्रेरित है? ये जर्मनी से प्रेरित है। कहां से प्रेरित है? जर्मनी से प्रेरित है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। भारत का इको मार्क का लोगो क्या है?
भारत का इको मार्क लोगो क्या है, बताएं जल्दी से। पर्यावरण वन मंत्रालय के निर्देशन पर आता है ये आपका, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देशन पर आता है। किसके निर्देशन पर? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देशन पर। तो भारत का इको मार्क लोगो क्या है? तो भारत का इको मार्क लोगो क्या है, बताएं। मिट्टी का एक बड़ा घड़ा, क्रॉस, टीज, एक हरा बिंदु या ब्लू एंजल। तो भारत का इको मार्क लोगो क्या है आपका? मिट्टी का एक घड़ा। इको मार्क क्या होता है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के तहत निर्देशन पर जारी किया जाता है आपका ये। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ए नरेंद्र मोदी ने, बी जयप्रकाश नारायण, सी राम मनोहर लोहिया या डी महात्मा गांधी, बताएं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जिन्होंने सर्वोदय योजना चलाई थी, किसने दिया था आपका? जयप्रकाश नारायण ने। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है आपका 40। जागृतम अहर्निशम या हमेशा सचेत रहें किस संगठन का आदर्श वाक्य है? जागृतम अहर्निशम कौन से संगठन का है, बताएं जल्दी से। कौन से संगठन का आदर्श वाक्य है? हमेशा सचेत रहें। द कोस्ट गार्ड का है, भारतीय सेना का है, या दो ही ऑप्शन दे रखे हैं, आप जल्दी से बताएं। तो जागृतम अहिर्निशम या सचेत रहें, हमेशा सचेत रहें, किस संगठन का आदर्श वाक्य? तो यह है इंटेलिजेंस ब्यूरो का। किसका है आपका? इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये क्या है आपका? गुप्तचर विभाग है। क्या है? गुप्तचर विभाग। क्या है? गुप्तचर विभाग। आईबी होता है, रॉ होता है, ये सब किस में काउंट किए जाते हैं? ये सब किए जाते हैं आपके गुप्तचर विभाग में। आईबी जो होगा वो आपके देश के अंदर क्या करता है? आपका खुफिया वाला गुप्तचरी का कार्य करता है। जबकि जो रॉ होता है वो देश के बाहर क्या करता है? आपका देश के बाहर गुप्तचरी का कार्य करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, तो आपके ये लगभग 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और 40 में आज आप 30 प्लस कर सकते थे आराम से। 30 प्लस क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में आप एनटीपीसी के क्वेश्चन में कर सकते हो। मतलब चाहे आप आरपीएफ का दो चाहे एनटीपीसी का, आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो आप 30 प्लस क्वेश्चंस आराम से कर सकते थे। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर पर दे सकते हो। ठीक है, तो फिर हम आपसे मिलेंगे आपसे एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए आप ठीक से पढ़िए और अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और जय हिंद। ठीक है।